नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत। चुनाव परिणाम पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल। सीएम धामी ने भी तीनों राज्य की जनता का जताया आभार। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। देवभूमि में जल्द लागू किया जाएगा यूसीसी। रिपोर्ट मिलते ही सरकार प्रदेश की जनता से किया वादा करेगी पूरा। इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां तेज। निवेशकों के स्वागत में सज रहा दून। सीएम धामी ने एफआरआई में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और अंकिता हत्याकांड जैसा एक और मामला आया सामने। उत्तरकाशी के होम स्टे में काम करने वाली अमृता का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले में एसआईटी जांच का आश्वासन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें अब विस्तार से। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं इन्वेस्टर समिट से। उत्तराखंड में इन दिनों इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। निवेशकों के स्वागत के लिए राजधानी देहरादून की कायाकल्प की जा रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों को परख रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को कार्यक्रम स्थल एफआरआई में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समिट में आने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार के द्वार खोलने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे, उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि में जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल पर काम चल रहा है। रिपोर्ट मिलते ही सरकार प्रदेश की जनता से किया वादा पूरा करेगी। हाँ, उस पर तो हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। वो तो हमारा कमिटमेंट है। उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है, इसलिए हम उस पर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशियां मनाई। सीएम धामी ने भी तीनों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सब अपने को कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और हर स्तर पर पूरे मनोयोग के साथ पूरे 100% अपना योगदान देते हैं। इसी के कारण आज ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लगातार हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। तीनों राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में हार को वो स्वीकार करते हैं। हरदा ने इशारों ही इशारों में ईवीएम मशीन का जिक्र करके एक बार फिर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने इस हार के लिए ईवीएम मशीन को जिम्मेदार नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह तीनों राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है वो चौंकाने वाली है। सर्वप्रथम तो मैं तेलंगाना के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना में अनंतोकत्वा सरकार बनाने
और जो त्याग कांग्रेस ने किया था तेलंगाना बनाने के लिए, उसकी कुछ उस तक एक भरपाई की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजे हम सबको बहुत अंदर तक चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है जैसे जो वोटिंग मशीन है उसमें सब भाजपा ही भाजपा थी, और जबकि जमीन पर लग रहा था कि भाजपा साफ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरलता से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, और छत्तीसगढ़ की स्थिति ये थी कि भाजपा स्वयं छत्तीसगढ़ को अपने से बाहर मान रही थी। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि हम जनता के किए गए फैसले का सम्मान करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी और जीत भी उसकी होनी थी, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में धार्मिक उन्माद की भावना से नतीजे बदल रहे हैं। पार्टी तेलंगाना में जीती है, जिसके लिए वो तेलंगाना की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। सुमित हृदयेश ने कहा कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हो रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो सारे सर्वे हैं, जो विश्लेषण थे, विशेषज्ञ थे, वो सारे नाकाम साबित हुए और हमारा भी उत्साह बहुत था। और मेरे को व्यक्तिगत तौर से विश्वास था कि 4 में से 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। मेरे को बेहद खुशी है तेलंगाना कांग्रेस के संघर्ष के लिए, और रेवंत रेड्डी जी ने जिस प्रकार से वहाँ पे लीडरशिप दिखाई है, और कांग्रेस वहाँ पे शून्य से उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे सरकार की भूमिका में अब वहाँ पे रहेगी, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक बेहद ही महत्वपूर्ण आकलन है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत का वीडियो सामने आने के बाद उस वीडियो पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस लीडर अनुकृति गुसाई रावत ने भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि पर ऐसा आचरण शोभा नहीं देता, वो भी तब जब दिलीप रावत खुद को महंत कहते हैं। दिलीप रावत को आड़े हाथ लेते हुए अनुकृति गुसाई रावत ने भाजपा सरकार को भी घेरा। देखिए, मैं सोचती हूँ ये जो वीडियो वायरल हुआ है बहुत ही निराशाजनक है और बहुत अभद्र व्यवहार है, विशेषकर एक जनप्रतिनिधि के लिए। और जब वो जनप्रतिनिधि खुद को महंत कहते हो तो वो उसकी पद की जो गरिमा है उसको भी शर्मसार करता है। ये वीडियो जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि मैं मारपीट करने के लिए इसलिए उतावला हो गया या मैं इसलिए चला गया क्योंकि जो वो अधिकारी था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर। उत्तराखंड के अंदर आज भाजपा की जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उसके जो अधिकारी हैं उसके अधिकारी इतने ज़्यादा आज भ्रष्ट हो गए हैं कि इतने ज़्यादा बेलगाम हो गए हैं कि विधायक के लोगों को भी क्या वो वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता के परिवार को अभी इंसाफ भी नहीं मिल पाया था कि एक और ऐसा ही मामला उत्तरकाशी से सामने आया है, जहां पर होम स्टे में काम करने वाली 18 साल की अमृता का शव फंदे पर लटका मिला। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और अब इस मामले में एसआईटी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। अंकिता के बाद अमृता हत्याकांड। होम स्टे में काम करती थी अमृता, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मामले में एसआईटी जांच का आश्वासन। इसका लगातार हम इसका जांच करेंगे। जो केसेस ज्यादातर हैं आप उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर क्यों है? अगर कोई सीबीसीआईडी या कोई और उच्च स्तरीय जांच भी करवाने का अगर आप चाहते हैं तो हम वो भी लिख देंगे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। अंकिता का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक ही रहा है कि एक और परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। ताजा मामला सामने आया है उत्तरकाशी से, जहां होम स्टे में काम करने वाली 18 साल की अमृता का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन अमृता के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि उत्तरकाशी 80 गंगा घाटी के भंकोली गांव में रहने वाली अमृता संगम चट्टी क्षेत्र के कफलो गांव स्थित होम स्टे में फांसी के फंदे से लटकी मिली। इस मामले के सामने आते ही जहां पुलिस ने होम स्टे मालिक और उसके कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं अमृता के परिवार वाले भी खूब हंगामा करते दिखे।
परिजनों ने पहले उच्च अधिकारियों को बुलाने के साथ ही शव उठाने से और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन एसआईटी की जांच का आश्वासन देने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। स्थानीय विधायक, उप जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी द्वारा एसआईटी जांच और मजिस्ट्रियल जांच के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। एक महिला है, उसने जो है सुसाइड कर लिया है, तो उसके तुरंत ही पुलिस घटनास्थल पे पहुंची और जो भी वहाँ पे तस्दीक करनी थी वो चालू की। और इसमें जो भी है, अभी तक मैं यही बोल सकता हूँ कि फेयर एंड न्यूट्रल जांच होगी। और पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया है, 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। और जो फॉरेंसिक जो टीम है बाहर की, उसने भी मौका मुआयना करके जो है रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है आगे जांच बढ़ेगी। और जैसा कि जो लोग भी आक्रोशित हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमको जो है इसमें एक स्पेशल टीम चाहिए, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है यहाँ पे 4 लोगों की। और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी बात की गई थी, तो मैंने भी अपने स्तर से ही जो है डीएम साहब को लिख दिया गया है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए। अब इसमें जो है 5 दिन का समय हमने उसमें तय किया है कि 5 दिन में हम जो है इनके किन कारणों से जो है हमारी बेटी ने ये कदम उठाया या जो भी हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे, उसकी हम तहकीकात तक जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी डीपली जाएगी, पूरी हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमृता पिछले 1 साल से संगम चट्टी क्षेत्र के कफनौल गांव में स्थित होम स्टे में काम करती थी। बीते शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे अमृता का शव होम स्टे के उसी कमरे में लटका मिला जिसमें वो रहती थी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि जिस कमरे में अमृता रहती थी उसकी अंदर से कुंडी भी नहीं लगी थी और जिस रस्सी से उसका शव लटका हुआ था वो कमजोर था और अमृता के पैर भी जमीन को छू रहे थे। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या दर्शाने के लिए यहाँ फंदा लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने होम स्टे में मौजूद वहाँ के मालिक और नौकर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों को एसआईटी जांच का आश्वासन दिया गया है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शांत माहौल वाले प्रदेश में जिस तरह से उत्तराखंड की बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाली 8 ट्रेनें अगले 3 महीने तक के लिए प्रभावित रहेंगी। स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से 8 ट्रेनों का संचालन 3 महीने तक के लिए बंद किया गया है। हालांकि रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग डायरेक्शंस की, जैसे कई आपके लखनऊ साइड की है, कई आपके दिल्ली इंदौर साइड की है। ये अलग ट्रेन के अलग अलग ड्यूरेशन है इनका। और इसका मेन कारण इसका ये है, देखिए पहला तो फॉग के टाइम में हर साल रहता है ऐसा। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं तो पैसेंजर को इनकन्वीनियंस रहती है, तो इसलिए करते हैं इनको कैंसिल करके शॉर्ट ट्रैक चलाते हैं कई जगह पे, ताकि पैसेंजर को सुविधा रहे। और आपके सेकंड रीज़न रहता है, जैसे कोई मेजर काम होते हैं वो लोग इस टाइम पे कवर करते हैं, इस टाइम में ट्रेन कैंसिल रहती हैं। तो काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मथुरा में हो रहा है हमारा। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर वन विभाग की भूमि पर बनी 44 अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि हाईकोर्ट ने दुकानों को खाली करने का 5 महीने का वक्त दिया था। अवधि पूरी होने के बाद पुलिस फोर्स, वन विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। देखिए, वन विभाग की भूमि पर लीज के अंतर्गत जो 44 दुकानें हैं लगभग, और उनको हटाने की आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इनकी लीज समाप्त हो गई है, पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की गई थी। तो मामला जो है इसमें उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय के में इनको कुछ समय प्रदान किया गया था, वो समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट के द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की रही, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है। कुल कितनी दुकानें हैं, कब से यहाँ पर थी? ये 44 दुकानें हैं और इनकी काफ़ी पुरानी लीज थी, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। लीज अभी इनकी प्रेजेंट में नहीं रही थी
और बीच में भी मामला माननीय न्यायालय में चला गया था। उसके बाद वहाँ से भी जो उनको समय सीमा मिली थी वो भी समाप्त हो गई है, जिसके बाद आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव पर बंगाली समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में साज सजाकर ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में युवा सम्मेलन और मातृ सम्मेलन का भी आगाज हुआ। बता दें कि मुख्य सभा के प्रवक्ताओं ने ठाकुर जी के अनुयायियों को ठाकुर जी के मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। आज दिनेशपुर में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का आज 35वां वार्षिक दिवस है और ठाकुर अनुकूल चंद जी का 136वां जन्म दिवस है। मैं समस्त अनुयायियों को जो इस संस्था से प्रेम करते हैं, जो मानते हैं, उन समस्त समाज के बंधुओं को, बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ठाकुर अनुकूल चंद जी के द्वारा दिए हुए जो उपदेश है उसका पालन करते हुए समाज के अंदर जब अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा तभी अच्छा देश बनेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत। चुनाव परिणाम पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल। सीएम धामी ने भी तीनों राज्य की जनता का जताया आभार। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। देवभूमि में जल्द लागू किया जाएगा यूसीसी। रिपोर्ट मिलते ही सरकार प्रदेश की जनता से किया वादा करेगी पूरा। इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां तेज। निवेशकों के स्वागत में सज रहा दून। सीएम धामी ने एफआरआई में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और अंकिता हत्याकांड जैसा एक और मामला आया सामने। उत्तरकाशी के होम स्टे में काम करने वाली अमृता का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले में एसआईटी जांच का आश्वासन।